फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। कहाँ से? नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 ईस्वी में लागू हुआ। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। इनका वर्णन अनुच्छेद 5-11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता जो है वो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 ईस्वी में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1955 ईस्वी में। भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकता को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है, लेकिन अब नहीं है। ये दोहरी नागरिकता थी लेकिन अब क्या है, अब वहाँ भी एकल नागरिकता लागू हो गई है जब से ये 370 हट गया है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो रजिस्ट्रीकरण, वंशानुक्रम एवं देशीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो जा सकती है? त्यागने से, पर्यावसान एवं वंचित किए जाने पर भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष निवास होना चाहिए। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने के लिए विस्तार से चर्चा की गई है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे?
तो कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान द्वारा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनीय है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनीय है मूल अधिकार। कौन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रथम उद्देश्य जो है, जो प्रमुख उद्देश्य है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यह है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का वर्तमान नाम है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) में जो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जो है वो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में ये बातें कही गई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपना मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में
संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समादेश रिट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। किसी याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या परमादेश। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कार्पस। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसे प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियस कार्पस जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश है हेबियस कार्पस। इंपॉर्टेंट है, हेबियस कार्पस आपको याद रखना है। कौन सा समादेश, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो पुलिस विभाग से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम से उनमें ये आते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती वाद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का वाद जो है उसमें मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता, भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये माना था। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो संपत्ति के अधिकार को 300 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। भारत में मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए थे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया।
1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 4 में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है अनुच्छेद 51A में की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए आयरलैंड से। जो नीति निर्देशक तत्वों का ग्रहण किया गया वो आयरलैंड से किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक को शामिल करने के पीछे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन है केटी शाह की। जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन है केटी शाह की। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 जो है वो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक तत्वों को और अधिक प्रभावशाली बनाया। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? तो समान संहिता गोवा में लागू है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो शिक्षा संबंधी जो सुरक्षा है वो अनुच्छेद 46 में प्रदान की गई है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 में। किस नीति निर्देशक
सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये रहे अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।